जय हिंद साथियों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान-3 जो मिशन था, ये चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, उन्हें हम यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान-3 मिशन भेजा है? तो जो चंद्रयान-3 मिशन है, आप सभी जानते हैं कि ये जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है इसरो के द्वारा ये मिशन भेजा गया था और ये अपनी जो चंद्रमा था, चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। दूसरा प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया था? देखिए, ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसकी लॉन्चिंग डेट याद रखेंगे और ये डेट थी 14 जुलाई 2023। इसका राइट आंसर होगा सी। हालांकि आपसे टाइम कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे 2:35 दोपहर के 2:35 जो है ये टाइम था जब ये लॉन्च किया गया था। लेकिन साथ में याद आपको ये भी रखना है कि जो चंद्रयान-3 है ये सतह पर यानी कि चंद्रमा की सतह पर लैंड कब हुआ है, तो ये आपको डेट रखनी है 23/8/23 याद, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया चंद्रयान-3 कौन सा मिशन था? देखिए, आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 यानी कि 3 मिशन अभी तक इसरो के भेजे जा चुके हैं चंद्रमा के अध्ययन के संबंध में। तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि ये तीसरा मिशन था। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान-3 ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो अगर हम बात करें मिशन चंद्रयान-3 की या फिर किसी भी सैटेलाइट की, तो हमारे भारत का जो प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से ही ये जो है लॉन्च किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिशन चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चंद्रयान-3 की जो सफलता हुई उसके बाद में चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत यूएस, रूस और चीन के बाद चौथा देश बना है। तो इसका राइट आंसर डी है। तो ये आपको याद रखना होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत जो है चौथे नंबर पर आता है। ये चौथा नंबर इसका बना है। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा चंद्रयान-3 को चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड कराया गया है? आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा को जो चंद्रयान-3 को जो लैंड कराया गया है, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कराया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? देखिए, सबसे गर्व की बात यहाँ पर यही है कि अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश ने अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं पहुंचाया है। तो ये हमारे लिए ही न सही बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए ये काफ़ी खुशी का पल है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में जो है भारत पहले स्थान पर आता है और ये पहले नंबर पर है। तो इसका राइट आंसर ए है। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश भी यहाँ पर यानी कि दक्षिण ध्रुव पर अपना कोई भी मिशन सफलतापूर्वक लैंड नहीं करा पाए हैं और ये भारत ने करके दिखाया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन चंद्रयान-3 में कुल कितना खर्चा रुपयों में हुआ है? तो मिशन जो चंद्रयान-3 है इसमें कुल खर्चा 615 करोड़ रुपए हुआ है। ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न दिया गया है, इसरो के द्वारा चंद्रमा के लिए लॉन्च किए गए मिशन और तिथि के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 से अभी तक कई प्रश्न बनते आ रहे हैं जो इनकी डेट वगैरह पूछ लेते हैं, लेकिन अब चंद्रयान-3 की भी पूछी जाएगी, तो आप इन्हें याद रखेंगे। देखिए, चंद्रयान-1 की अगर हम बात करें तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अब साथ में आपको कुछ फैक्ट और याद रखने हैं, इसमें केवल ऑर्बिटर गया था। अब देखिए, इसका हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, इससे हमें याद रहेगा और ये हम लंबे समय तक इसे याद रख पाएंगे। तो चंद्रयान-1 की अगर हम बात करें तो ये 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के द्वारा भेजा गया था। इसमें केवल और केवल ऑर्बिटर गया था। ऑर्बिटर का कार्य सिर्फ इतना सा था कि वह अपनी कक्षा में जाकर के यानी कि चंद्रमा की कक्षा में जाकर के घूमेगा और वहाँ से साक्ष्य जुटाएगा। तो इसने एक
जो डेटा भेजा था इसमें इसने जल की उपस्थिति का हमें पता बताया है। तो जो जल की उपस्थिति बताने वाला चंद्रयान-1 जो है ये मिशन था। ठीक है, फिर चंद्रयान-2 की अगर हम बात करें तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, जिसमें 3 चीज़ें गई थी। एक था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर और तीसरा था रोवर। ठीक है, ऑर्बिटर की बात करें तो ऑर्बिटर का कार्य आप समझ ही गए हैं। लैंडर की अगर हम बात करें तो लैंडर का कार्य ये रहता है कि जो इसके अंदर एक रोवर होता है और लैंडर का कार्य है कि उस रोवर को सुरक्षित उस सतह तक पहुंचाना जहां पर इसे टारगेट किया गया है। तो लैंडर जो है ये विक्रम नाम दिया गया था, जो हमारे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम पर इसका नाम विक्रम रखा गया, और रोवर जो है इसका नाम प्रज्ञान रखा गया था। हालांकि ये सतह से 2 किलोमीटर पहले ही जो है विक्रम क्रैश हो गया, और ये जो मिशन था वो आंशिक रूप से असफल हो गया। अब इसकी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रयान-1 ये जो किस रॉकेट से भेजा गया था, तो इसमें PSLV C11 का प्रयोग किया गया था, और यहाँ पर जो है चंद्रयान-2 के लिए GSLV Mk3 का प्रयोग किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें चंद्रयान-3 की तो ये 14 जुलाई 2023 को भेजा गया, और ये जो है 23/8 आपको याद रखनी है। 23/8/23 आप ऐसे ही याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। 23/8/23 एक ऐसी डेट है जो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चंद्रयान-3 सतह पर आराम से लैंड हो गया था, तो ये डेट आपको इसलिए याद रखनी है। अब इसके साथ क्या क्या गया था, ऑर्बिटर इसके साथ नहीं गया है, क्योंकि इसरो ने ऐसा माना है कि हम जब भी ऑर्बिटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, काम पड़ेगा, तो हम इसी ऑर्बिटर से काम चला लेंगे, क्योंकि ये ऑर्बिटर सुरक्षित रूप से कार्य कर रहा है। यहाँ पर एक लैंडर भेजा गया है जिसका नाम सैम विक्रम दिया गया है, दूसरा प्रज्ञान भेजा गया है जिसका नाम रोवर भेजा गया है जिसका नाम प्रज्ञान दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं। और यहाँ पर जो रॉकेट है, जिस रॉकेट से इसे भेजा गया है, उसका नाम है LVM-3M4, और ये जो है 3900 किलोग्राम वाला पेलोड ले जा सकता है, ये क्षमता है इसकी। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर डी है, यानी कि ये सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या है। देखिए, थीम किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। मिशन चंद्रयान-3 की जो थीम थी उसका नाम है साइंस ऑफ द मून। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, इसकी जो थीम है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो चंद्रयान-3 है इसको LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। आपसे इसका पूर्ण रूप भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो इसका जो पूर्ण रूप है, L से है लॉन्च, और V से है व्हीकल, और M से है मार्क। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और 4 जो है इसको लेके गया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान-3 अपने साथ लेकर नहीं गया है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो है एक लैंडर गया है जो विक्रम नाम दिया गया है, रोवर गया है जिसका नाम प्रज्ञान दिया गया है, और ऑर्बिटर की अगर हम बात करें तो ये इसके साथ नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि चंद्रयान-3 जिसको विक्रम साराभाई, जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, उनके नाम पर विक्रम रखा गया है। तो ये जो है इसके लैंडर का नाम है। आपको याद ये भी रखना है कि जब भी हम लैंडर मतलब कहीं पे भेजते हैं तो लैंडर ही ऊपर जाता है और वह उस सतह पर जो है लैंडिंग करता है, और उसके बाद में उसके अंदर जो है एक रोवर होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 के रोवर का नाम क्या है। तो चंद्रयान-3 के रोवर का नाम प्रज्ञान दिया गया है। तो ये राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल में निम्न में से कौन सा उपकरण लगाया गया है जो चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करेगा। तो अगर हम बात करें उस उपकरण की, तो उस उपकरण का नाम दिया गया है सेप, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी। आइए इसका पहले पूर्ण रूप जान लेते हैं।
इसका जो पूर्ण रूप है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 में कौन सा उपकरण अपने लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप की स्थिति को मापने के लिए प्रयोग किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उस उपकरण का नाम है इल्सा यानी कि ILSA। इसका राइट आंसर वी होगा। और इसका अगर पूर्ण रूप आप याद रख सकें तो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी है, इसका जो है पूर्ण नाम है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 के लैंडर पेलोड में तापमान और तापीय चालकता को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है। तो ये जो उपकरण है इसका नाम है CHASTE यानी कि चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिशन चंद्रयान 3 का या के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो मिशन चंद्रयान 3 है इसका उद्देश्य क्या क्या है। चंद्रमा की सतह पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना, ठीक है। दूसरा है यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। तीसरा है चंद्रमा की प्रकृति, उसकी मिट्टी, वहाँ पर पाए जाने वाले पत्थर और खनिजों का अध्ययन करना। और इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है। तो अगर हम चंद्रयान 3 मिशन के नेतृत्व की बात करें तो ये जो है सी ऋतु करधल के द्वारा किया गया है। और ये याद रखना है आपको कि इन्हें वुमेन रॉकेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऋतु करधल को आप याद रखेंगे, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन रहे हैं। चंद्रयान 3 मिशन की अगर हम बात करें तो इसके निदेशक एस मोहन कुमार रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निदेशक कौन रहे हैं। चंद्रयान 3 जो मिशन था इसके परियोजना निदेशक पी वीर मुथुवेल रहे हैं। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से ऋतु करधल को जाना जाता है, वैसे ही रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भारत के इसरो के वैज्ञानिक रहे यानी कि पूर्व जो अध्यक्ष रहे इसरो के सिवन, इन्हें जो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते हैं, मैंने अभी बताया था ऋतु करधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक मइलसामी अन्नादुरई को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी है। तो यहाँ हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो चंद्रयान 3 से बन सकते थे या जो सामान्य बनेंगे उनसे जो प्रश्न बन सकते थे वह प्रश्नों को मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। हालांकि मैंने उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही उठाया है जो एग्जाम में आने की बहुत हद तक संभावना है। हालांकि ऐसे और भी प्रश्न हैं जो बड़े एग्जाम्स में बनेंगे तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ में ही आपको याद ये रखना है कुछ आगे के जो फैक्ट जिन्हें आप याद रख सकते हैं। जैसे इसरो का पूरा नाम क्या है। देखिए इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा ही ये कार्य किया गया है और ये संस्था आपको हमेशा याद रखनी होगी जो भारत का नाम हमेशा ऊंचा करती रहती है। तो इसरो का अगर पूरा नाम पूछा जाए आपसे तो आप याद रखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हम बात करें इसरो की स्थापना कब हुई थी तो आपको ये डेट याद रखनी है 15 अगस्त 1969 को। एक समिति थी जिसका निर्माण हुआ था 1962 में, इनको इस बार उसकी जगह पर इसरो की स्थापना की गई 1969 में, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इसरो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप याद रखेंगे बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनका नाम है एस सोमनाथ। इन्होंने के सिवन का स्थान लिया है। तो वर्तमान में एस सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के अगर पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाने वाले विक्रम साराभाई को आप मत भूलिएगा। विक्रम अम्बालाल साराभाई ये एक गुजराती थे और इन्होंने और हमारे वैज्ञानिक
डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने मिलकर के उस समय इनको स्पार नामक एक संस्था का निर्माण किया था। और आज जो हम देख रहे हैं वह सपना इन्होंने बहुत पहले देख लिया था, जिसके बदौलत आज हम चंद्रयान 3 जैसे मिशन को सक्सेस करा पाए हैं। विक्रम साराभाई और उनकी टीम के कुछ वैज्ञानिक, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम भी शामिल थे, इनके समय में ही 1962 में एक संस्था का निर्माण किया जाता है। आइए थोड़ा सा इस पे जान लेते हैं। ये संस्था का नाम था इनको स्पार। ठीक है, इनको स्पार की जो स्थापना है ये 1962 में की जाती है। और ये इनको स्पार संस्था के द्वारा एक साउंडिंग रॉकेट जो अमेरिका से लाया गया था और उसको 21 नवंबर 1963 को जो है लॉन्च किया जाता है। और आपने जो दृश्य अभी टीवीओं में देखा होगा कि कुछ साइकिल पर रख करके सैटेलाइट यानी कि रॉकेट को ले जा रहे हैं, तो वह दृश्य ये इसी दिन का है, 21 नवंबर 1963 का, जब यहाँ पर ये साइकिल पर और बैलगाड़ी पर ले जा करके इसको जो है लॉन्च किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये 1975 में जो है छोड़ा गया था। चलिए अब थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। यदि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस हो गया है तो इससे भारत को क्या लाभ होगा। ये हालांकि मेंस का सिलेबस है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी चंद्रमा की जो इकोनॉमी में अरबों डॉलर कमाने का रास्ता खुलेगा। कई कंपनियां स्पेस टूरिज्म में हाथ आजमाना चाहेंगी और ऐसी कंपनियां सस्ती, जो भारत ने 615 करोड़ में, इतने में तो आमतौर पर के कोई भी हॉलीवुड मूवी नहीं बनती, बल्कि भारत में भी आदिपुरुष जैसी मूवी इससे महंगी बनी है। तो ऐसी कंपनियां जो सस्ती स्पेस तकनीक हासिल करना चाहेंगी वह भारत में आएंगी। ठीक है, अब इसरो की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और ये एक ग्लोबल एजेंसी के तौर पर स्थापित हो जाएगी। ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2040 तक जो मून इकोनॉमी है ये $4200 करोड़ होने का अनुमान है। तो ऐसे में इसरो की कमाई का रास्ता खुलेगा जो हमारे भारत के लिए फ़ायदे साबित करेगा। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं हम किसी अगले टॉपिक में, किसी विशेष टॉपिक पर इसी प्रकार की चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जय हिंद, मनाइए गर्व से इस दिन के उत्सव को।